सभी सुनने वाली सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है सखी सहेली के मंच पर। और हमारे साथ प्यारी सी मुस्कान बिखेरती हुई है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मेरा प्रेम भरा नमस्कार, स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। अरे वाह, क्या बात है। तो सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी नमस्कार और मंजरी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। तो देखिए, आज के विषय हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी जीरो वेस्ट डे के बारे में बात करेंगे। और सखी विशेष में है के वेंकट लाक्ष्मा, भरतनाट्यम नर्तकी हैं ये, और साड़ियों की दुनिया में हम पोचमपल्ली इक्कत साड़ी जो तेलंगाना की है प्रसिद्ध, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 30 मार्च रविवार को पड़ रहा है गुड़ी पड़वा, चेटी चंड, उगादी और चैत्र नवरात्रि, यानी कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन छूट रही हो जैसे। वो क्या है कि विषय बताने में एक अपना स्टाइल होता है, कभी कभी स्पीड से जाते हैं, कभी कभी आराम से पढ़ते हैं, तो ये वाली थोड़ी सी थी। है ना? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपने हालचाल पूछा ही नहीं आज कि मैं कैसी हूँ या आप खुद कैसी हैं। मैंने मुस्कुराती हुई बात करी है ना। अच्छा, खाली मुस्कुराहट से आपने अंदाज लगा लिया। जी, कि जब कहा जाता है ना कि जब कोई मुस्कुराता है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से फिट है, तभी मुस्कुराहट चेहरे पर आ रही है। अगर मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं होती तो यानी या कुछ सोच रहा है या कुछ उसकी परेशानी है। तो जब आपकी मुस्कुराहट हमें ऑलरेडी दिख रही है, अच्छा, तो श्रोता भाइयों अब हम क्या कहें, मंदाकिनी में वैसे ही बहुत मजेदार है। गीतकार ने हमारी पंक्ति लिखी है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो उसका क्या कहोगे फिर? बस गम तो नहीं है। वो उन्होंने उस गाने के लिए जहाँ जरूरत होगी उन्होंने उस समय के लिए लिखा है। अच्छा। लेकिन ये चीज अलग है कि आप जो मुस्कुरा रही हैं उसकी अलग बात है। तो आपकी पारखी नजरों को सलाम है जी। लेकिन ऐसा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख भी होता है, परेशानियां भी होती हैं, और जिंदगी में ये लगा ही रहता है। और असली खिलाड़ी वही है मंजरी, जो जिंदगी में अगर हार भी जाए लेकिन अपने आप को हमेशा जीता हुआ महसूस करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके जीवन में हजारों दुख, कष्ट, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन उसको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही लोगों से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, यही जीवन का फलसफा भी है। बिल्कुल फलसफा है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? पहले हम बात करने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है, जिसके बारे में हमें ये समझना है कि जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उनको हम कम से कम वेस्ट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम घर में ऐसी चीजें खरीद लाते हैं कि उनको बाद में जो खत्म होने लगती है, टूटने लगती है, तो उनका कुछ करने के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे बाद में रीयूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो जब हम खरीदारी करते हैं तो ये ध्यान रखें कि हम किन चीजों की खरीदारी कर रहे हैं और इनका बाद में क्या हश्र होना है। बिल्कुल, कई बार आप घर में इतना सामान ले आती हैं कि वो बाद में कबाड़ का रूप ले लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जो कबाड़ का सामान है उसे कबाड़ी को आप दे दें। भले ही आपको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वहां वो रिसाइकलिंग हो जाएगा और उसका दूसरा कार्य हो जाएगा। ये ना हो कि आप बाहर जाकर फेंक दें और बाहर जाकर आप ढेरों एक अंबार लगा दें कचरे का, जिससे दुनिया भी परेशान होती है, आसपास के लोग परेशान होते हैं और माहौल भी खराब होता है। जैसे आपने अभी कहा है ये बात कि आप उनको दे दें जो इसको लेने के लिए आते हैं, तो जैसे कि बोतलें हैं वो निकलती हैं, या हम तेल के डिब्बे यूज करते हैं वो निकलते हैं, या आप पाउडर लगाते हैं उनके डिब्बे होते हैं, क्रीम के बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारा निकलता है, कीले हैं, तार हैं, कुछ भी नट बोल्ट पुराने हो जाते हैं, तो इन सबको आप पॉलिथीन बना के या सॉरी पैकेट में करके आप डिब्बे में करके रखिए और फिर बाद में आप उसको दे दे। भले चाहे उससे आपको एक पैसा ना लेना हो, लेकिन आप उनको देंगे तो वो ले जा करके सही जगह पे देंगे, जिससे उसका वापस इस्तेमाल रिसाइकिल हो जाएगा। बहुत सारी किताबें हैं, आप बहुत सारी मैगजीन्स लाती हैं पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, आप पढ़िए। बहुत सारे अखबार भी हमारे घरों में आते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको ये ना हो कि आप बाहर फेंक देते हैं, कागज का दुरुपयोग करते हो, आप उसे रद्दी वाले को दे दें। वही बात कि आपको पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन रद्दी वाले को दे देंगे तो उन कागजों का सही उपयोग हो जाएगा। और मंदाकिनी जी, यहाँ पर एक बात और मेरे दिमाग में निकल के आई है कि जो जैसे कि हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, अपने घर का जो डस्टबिन हमारा होता है उसमें हमने सब्जी के छिलके भी डाले, चाय की पत्ती भी डाली, उसी में हमने ये सब चीजें भी पिन डाल दी, कहीं कुछ नट्स डाल दिए, कुछ निकला, कुछ कांच के टुकड़े भी डाल दिए, बोतल के, हाँ, कुछ टूटा हुआ हिस्सा भी उसमें डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि ये तो हमने आपको बाहर डाल के कचरे वाले को दे दिया, लेकिन अगर उसको किसी जानवर ने खा लिया तो बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। कितनी ही शहरों में हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं, मैंने तो देखा भी है कि बहुत सारी गाय जो है पॉलिथीन चबा रही होती है, घंटों चबाती रहती है, क्योंकि हमने पॉलिथीन को सड़कों पर फेंक दिया होता है। वो भूख के मारे उनको चबाती है और उनके पेट में वो इकट्ठा हो
हो जाता है, जब ऑपरेशन होता है उनका तो न जाने कितना किलो अंदर से पॉलीथिन निकलता है, गाय बीमार हो जाती है, हमारे मूक जानवर जो है परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं जी। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम खाने के समय खाने की चीजें फेंकें। अगर हमारे घर में सब्जी के छिलके हैं तो उनकी खाद बना सकते हैं, या फिर आप किसी को अगर बाहर गाय के लिए फेंक रहे हैं तो सिर्फ वो खाद्य पदार्थ और उसमें कील का टुकड़ा या कांच का टुकड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के बारे में एक और बात याद आई कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक फैमिली थी, उन्होंने ये निश्चय किया कि आसपास उनके जो भी घर थे तो उन्होंने आपस में बात कर ली और बाहर एक डिब्बा रख दिया कि इस बड़ा सा डिब्बा कचरे का, कि जो भी आप लोग सब्जी के छिलके काटेंगे, सिर्फ सब्जी वगैरह फल वगैरह के छिलके, वो आप लाके इस डिब्बे में डाल दीजिएगा, और जब ये 1 महीने बाद ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो सब लोग आकर के इसमें से खाद लेके जाइएगा और अपने पौधों में डालिएगा। तो ये तरीका मुझे जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिसने भी ये प्रयास किया बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हाँ। तो इस तरह से हम लोग भी ऐसे पहल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले तो आप अपने कपड़े हैं, लत्ते हैं, जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारे कपड़े हम ले आते हैं, खासतौर से स्त्रियां तो साड़ियां खरीदती ही रहती हैं, जैसा कि आज मैं भी तुमसे एक साड़ी गिफ्ट में लेने वाली हूँ मुझे पता है तो है ना, वो हमारी कमजोरी होती है कि हम कपड़े ले आते हैं, घर में न जाने कितने कपड़े पड़े होते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं भरता है। तो इन कपड़ों का भी सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, किसी जरूरतमंद को दे दे। इनको ऐसे नहीं कि आपने अपने घर में रद्दी के रूप में काम लिया, पोछा पाछा और फिर बाहर फेंक दिया, तो इस तरह से काम न करें। ये इन कपड़ों को भी पशु चबाने लग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनको समझ नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका समस्या का निराकरण सोचा जा रहा है, इसलिए आप व्यक्तिगत स्तर पर तो कम से कम सोच ही सकते हैं। और मंदाकिनी जी, प्रत्येक वर्ष यानी 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना है और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 2022 को 30 मार्च को इस दिवस मनाने के लिए ये दिन तय किया गया था, जिसकी शुरुआत 2023 से हुई। जी हाँ, और अब तक इस दिवस को मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो है, हम रिसाइकलिंग और रीयूज के द्वारा बहुत हद तक जीरो वेस्ट को कर सकते हैं। इस वर्ष की थीम भी रखी गई है मंजरी, फैशन और वस्त्र क्षेत्र में शून्य अपशिष्ट। तो वस्त्रों के जीवन को बढ़ावा, साथ ही पुनर्चक्रण, प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे में सुधार करना, अपशिष्ट को कम करने और मूल्यवान संसाधनों को पुनः प्राप्त करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और सन 2000 से लेकर 2015 के बीच कपड़ों का उत्पादन दोगुना हो गया था। ये अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 92 मिलियन टन कपड़ा कचरा पैदा होता है, और ये हर सेकंड जलाए जाने वाले लैंडफिल में भेजे जाने वाले कपड़ों से भरे ट्रक के बराबर है। इस तरह से कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन और खपत में तेजी से वृद्धि के कारण गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पैदा हो रहे हैं। खासकर ग्लोबल साउथ में प्रदूषण संकट ना हो, इसलिए शून्य अपशिष्ट दिवस को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि घर में जितना भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको तरीके से आप रिसाइकलिंग के लिए यूज में लाएं, और ये घर के सभी सदस्यों को पड़ोस में या समाज में इस स्तर पर बातचीत होनी चाहिए कि हम अपने घर का जो कचरा है उसको किस तरह से रिसाइकलिंग के लिए बाहर डाल सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। तो पहले एक गीत सुन लिया जाए जी, फिर आगे चर्चा रखेंगे। हरे हरे
विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो मंजरी, अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं जी। अंतराल के बाद सखी सहेली के मंच पर सभी का स्वागत करते हैं और मंदाकिनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसी स्वागत के साथ हमारे पास बहुत सारे सखियों ने संदेश भेजे हैं, तो उनमें से एक ले लेते हैं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम UN हैबिटेट मिलकर मनाते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे के मकसद अपशिष्ट को कम करने और रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर शून्य अपशिष्ट पहलों को लागू करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, सतत विकास में योगदान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। एक श्रोता लिखते हैं कि 14 दिसंबर 2022 को ये घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस को, और जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना था। 2025 में थीम है चक्रीय समाधानों के माध्यम से परिवर्तन लाना। तो 2024 में थीम थी शून्य अपशिष्ट एक स्थायी भविष्य। तो इस तरह से ये दिन खास मायने रखता है। और अगले संदेश में लिखते हैं कि ये अपशिष्ट प्रदूषण संकट से निपटने और एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये शून्य अपशिष्ट सिद्धांतों को अपनाने और जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सभी ने बहुत अच्छे विचार साझा किए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया भर में सेमिनार, प्रशिक्षण सत्र, वकालत अभियान और फैशन शो जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और शून्य अपशिष्ट पहलों में भाग लेने के लिए सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। अपशिष्ट में कमी और टिकाऊ उपभोग पर भी जोर दिया जाता है। और एक लिखते हैं कि 2023 से हर साल ये मनाया जा रहा है और इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना और शून्य अपशिष्ट पहल को आगे बढ़ाना है। और इसी तरह एक और लिखते हैं कि शून्य अपशिष्ट पहल सतत विकास लक्ष्यों को प्रयत्न करने में महत्वपूर्ण है। चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को अपनाने से पारिस्थितिकी पद चिन्हों को कम किया जा सकता है। और इस साल का विषय जैसे इन्होंने लिखा है फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर। बिल्कुल। और देखो मंजरी, सबसे बड़ी बात है कि जो कचरे की मात्रा है उसको कम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस दिन का उद्देश्य भी है जैसे कि हम कम सामान खरीदें और सामान को कम मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो मिट्टी या नदियों में, समुद्रों में फेंकने से उनकी गुणवत्ता भी खराब होती है। तो अब जो खाद्य पदार्थ हैं या सब्जियों के छिलके हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि उनको सही तरीके से आप यूज में लाएं। अगर खाद बनानी है तो उसको इकट्ठा करें, रीयूज करें उसका। और अगर आपको किसी पशु को खिलाना है तो उसमें अन्य चीजें इकट्ठा न हो, जैसे कि पॉलीथीन है, कांच है,
टीन है या लोहा है, इस तरह की कोई चीजें इस्तेमाल ना हो, और हर व्यक्ति को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम लोग कुछ कपड़े वगैरह खरीद के लाते हैं तो उसमें जो पैकिंग निकलती है, चाहे वो गत्ते की हो चाहे पेपर की हो, तो और प्लास्टिक भी निकलता है कॉलर वगैरह में शर्ट के रहते हैं, तो उन सबको भी आप ऐसा रखें कि आप उसको दूसरी तरह से आप उसको जो लेने आते हैं उनको आप दें, तो वो उसका अलग से इस्तेमाल कर सकेंगे। और अभी गीत सुन लें। गजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी। सारा मोरा गजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे लगाया तूने। सारा जमाना मुझे तेरा दीवाना, सदा हार हार तुझे चाहूं। मेरी प्रीत पुरानी हुई तेरी दीवानी, जिया मार मार तुझे चाहूं। तेरे हम दबा मुझे आए, तीखा तीखा गजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी। रसिया मन बसिया, ओ सजनी सुख रजनी। रसिया मन बसिया। मंजरी जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में के वेंकट लाक्षम्मा के बारे में, जो भारतीय भरतनाट्यम की नर्तकी हैं, डांसर हैं। बिल्कुल। और के वेंकट लाक्षम्मा एक बहुत प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी थी। इस शैली को आपने बढ़ावा दिया और 29 मई 1906 में के तंगाली थांडा, जो अब वेंकट लाक्षम्मा नगर है, के कदूर में एक लंबानी परिवार में इनका आपका जन्म हुआ था। जब वे मात्र 8 वर्ष की थी, आपके दादा दादी ने उस जमाने की प्रसिद्ध नृत्यकी नाट्य सरस्वती जट्टी थायम्मा गुरु के संरक्षण में ये नृत्य सीखने के लिए मैसूर के शाही दरबार में आप उनको ले गए थे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखा जाए तो जो भरतनाट्यम है ना मंजरी जी, बहुत मुश्किल विधा है और इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। और के वेंकट लाक्षम्मा ने वो अभ्यास किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि जहां वेंकट लाक्षम्मा ने गुरुकुल प्रणाली में नृत्य की कला सीखी और इस तरह मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने रंग प्रवेश किया
लिया। भाषा में भी उन्हें रुचि थी, तो उन्होंने अस्थाना, विद्वान देवोत्तम जोइस, शांता शास्त्री और गिरी भट्ट से संस्कृत सीखी। डॉक्टर बी देवेंद्रप्पा और सी रामाराव से कर्नाटक संगीत के आवश्यक घटक सीखे और गुरु के साथ लगभग 30 वर्षों तक वो प्रदर्शन करती रही। और वे इसके लिए प्रातः काल में ही अपने गुरु थायम्मा के घर जाती और कठोर व्यायामों की एक श्रृंखला में शामिल हुआ करती, जिनमें से कुछ में जटिल अभिनय की मांगों के लिए आंखों की मांसपेशियों को प्रशिक्षण करने के लिए उन्हें पलकों से सिक्के उठाने पड़ते थे, उनका शामिल था ये। और उस वक्त भारी आभूषण और मेकअप नहीं होता था और रंग प्रवेश एक सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं हुआ करता था। हाँ, और आगे चलकर फिर क्या हुआ कि सन 1939 में वेंकटा लक्ष्मा को महान राजा के दरबार में अस्थाना विदुषी शाही दरबारी नर्तकी नियुक्त भी किया गया था और इस तरह से वे राजा कृष्ण राजेंद्र वोडेयार चतुर्थ द्वारा सम्मानित भी हुई और शीघ्र ही भरतनाट्यम की दुनिया में आप जानी जाने लगी। आपको ही भरतनाट्यम की मैसूर शैली को ऊपर तक पहुंचाने में, यानी शिखर तक पहुंचाने में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। और इस तरह शाही दरबार में कृष्ण राजेंद्र वोडेयार चतुर्थ और मैसूर के अंतिम शासक जय चामा राजेंद्र वोडेयार के दरबार में 40 वर्षों तक अस्थाना विदुषी के रूप में आपने सेवा की और इसके बाद प्रसिद्ध अभिनय कलाकार वेंकट लाक्षम्मा ने अपनी स्वयं की संस्था भारतीय नृत्य निकेतन खोली। 1965 में जब मैसूर विश्वविद्यालय में नृत्य संकाय की स्थापना की गई तो वेंकट लाक्षम्मा इसकी पहली रीडर बनी और 1974 में 9 साल तक सेवा देने के बाद सेवा निवृत्त हुई। और उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पोती शकुंतला ने रीडर के रूप में काम किया और वेंकट लाक्षम्मा ने भारत और अन्य विदेशों में कई नर्तकियों को प्रशिक्षित किया। बेंगलुरु में नुपुरा स्कूल ऑफ भरतनाट्यम सहित विभिन्न स्थानों में नृत्य शिक्षिका और प्रिंसिपल के रूप में काम किया और दरबार में रचनाओं की काव्यात्मक सुंदरता, चेहरे के हाव भाव, हाथों के भाव के साथ मधुर संगीत को भी उन्होंने प्राथमिकता दी और अभिनय संख्याओं का एक समृद्ध संग्रह विकसित किया। ये मैसूर शैली को भरतनाट्यम के अन्य प्रकारों से भी अलग करता था। बिल्कुल। और आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में कर्नाटक से प्रथम पुरस्कार विजेता रही। 1976 में संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार, 1977 में मैसूर विश्वविद्यालय से सी डिलिट और 1988 में कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, 1989 में बेंगलोर गयाना समाज में संगीत कला रत्न और 1962 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। प्रथम शांतला नाट्यश्री पुरस्कार कर्नाटक में ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो उन्हें मिला और 2001 में हम्पी विश्वविद्यालय से नादोजा पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाँ, और इसके अलावा डॉक्टर के वेंकट लाक्षम्मा की अगर बात करें तो वे कुशल नर्तकी थी, दृढ़ निश्चयी शिक्षिका थी और सच्ची पूर्णतावादी और अपनी कला के प्रति मेहनती सेविका थी। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से और जीवंतता के साथ अपनी प्रतिभा को शीर्ष तक पहुंचाया। 1 जुलाई 2002 में इस संसार में से उन्होंने विदा ले ली और ऐसी महान कलाकार की कला और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ऐसी नृत्य की महान कलाकार को हम शत-शत नमन करते हैं। जी।
नजर फेरूं कोमल काया छोड़ के डारे छू जाए 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 और फिर चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ और फिर चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ ओ सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ ओ सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ सखी सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद। इस अंतराल के बाद फिर से स्वागत है हमारे सभी सखियों और सखाओं का। जी, तो अब सिलसिला शुरू करते हैं हमारे श्रोताओं के जो संदेश हम तक पहुंचे हैं उनसे। एक श्रोता लिखते हैं कि नृत्य एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास और तकनीक के माध्यम से हासिल किया जाता है। अभिनय नर्तक के व्यक्तिगत विचारों और व्याख्या करने की उनकी जन्मजात क्षमता की संपूर्णता का परिणाम है। ये अत्यधिक व्यक्तिपरक है, इसलिए कोई व्यक्ति अभिनय में किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन तो कर सकता है लेकिन उसे पूरी तरह से सिखा नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात। और एक लिखते हैं कि के वेंकटा लक्ष्मम्मा की शिष्या ललिता श्रीनिवासन के अनुसार मैसूर दरबार में लयबद्ध असाधारणता का मनोरंजन नहीं किया जाता था। इसके बजाय रचनाओं की काव्यात्मक सुंदरता, उपयुक्त चेहरे के भाव और हाथों के हाव भाव के साथ मधुर संगीत को प्राथमिकता दी जाती थी और अभिनय संख्याओं का एक समृद्ध संग्रह विकसित किया जाता था। ये मैसूर शैली को भरतनाट्यम के अनेक प्रकारों से अलग करता है। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि वेंकटा लक्ष्मा की शिष्या ललिता श्रीनिवासन के अनुसार मैसूर दरबार में मनोरंजन नहीं किया जाता था और साथ ही वो लिखते हैं कि 1939 में महान राजा कृष्णा राजेंद्र वोडियार चतुर्थ द्वारा अस्थाना विदुषी शाही दरबारी नर्तकी नियुक्त की गई थी और जल्द ही वो भरतनाट्यम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई थी और उन्हें भरतनाट्यम की मैसूर शैली को उसके शिखर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कृष्णराज वोडियार चतुर्थ और मैसूर के अंतिम शासक जय चामा राजेंद्र वोडियार के दरबार में अविश्वसनीय 40 वर्षों तक अस्थाना विदुषी के रूप में सेवा की थी। और एक सखी लिखती है कि वेंकट लाक्षम्मा को 1949 में महान राजा कृष्ण राजेंद्र वोडियार चतुर्थ द्वारा अस्थाना विदुषी शाही दरबारी नृत्य किया गया था और जल्द से वह भरतनाट्यम की दुनिया में एक घरेलू नाम बन गई। उन्हें भरतनाट्यम की मैसूर शैली को उसके शिखर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने राज वोडियार चतुर्थ और मैसूर के अंतिम शासक जयचामा राजेंद्र वोडियार के दरबार में अविश्वसनीय 40 वर्षों तक अस्थाना विदुषी के रूप में सेवा की। महल में 40 वर्षों की सेवा के बाद प्रसिद्ध अभिनय कलाकार वेंकट लाक्षम्मा ने अपनी स्वयं की संस्था भारतीय नृत्य निकेतन खोली, जैसा कि हमने भी बताया था। जी बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता का लिखना है कि एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी थी ये और भरतनाट्यम की मैसूर शैली की अग्रणी मैसूर दरबारी परंपरा की अंतिम प्रतिनिधि थी। 1992 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें
में सम्मानित किया गया था। तो हमारी सभी सखियों ने, सखाओं ने बहुत सारे कमेंट्स इनके बारे में लिखकर भेजे हैं, जो हमने जानकारी भी साझा करी है। तो वाकई में नृत्य जो है वो बहुत मेहनत से सीखा जाता है, उसकी बारीकियां समझ में आ जाती तो भी, और सालों की मेहनत होती तब जाके हम उसमें निपुण हो पाते हैं। बिल्कुल। और अब एक गीत सुन ले जी। आई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। युग से वो है मेरा, युग से वो है मेरा, मैं उसकी रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। ऐसे तो नहीं उसके रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली मैं। ऐसे तो नहीं उसके रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली मैं। मेरे तन पे छाँव है, मेरे तन पे छाँव है, उसी की रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, हंस परदेसी, मेरा हंस परदेसी। हाँ तो मंजरी, इतने खूबसूरत गीत के बाद अब क्या इरादा है तुम्हारा? बस वही इरादा है जो आपको पसंद आता है, साड़ियों की दुनिया। हाँ, भूल गई साड़ी देने वाली है, इरादा आपका ये था। बिल्कुल। हाँ, तो वो साड़ी आप मुझे दे दें, क्योंकि ये साड़ी जो है पोचमपल्ली साड़ी है और तेलंगाना से आप लेकर आई थी जब आप पिछली बार घूमने गई थी, है ना? जी, जी। किस रंग की लेके आई है साड़ी? बस ब्लू कलर की। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा पसंदीदा रंग। जी, आज भी आपने देखी ब्लू पहन रखा है।
आपको पता था मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है? बस एक दो बार मैंने देख लिया, गेस कर लिया। अच्छा, लेकिन आपको अभी भी नहीं पता कि मुझे असली रंग कौन सा पसंद है? अब बताइए, अब आपसे पूछना पड़ेगा क्योंकि हम तो जब पहने हुए देखते तो मुझे समझ में आ जाता है कि शायद ये पसंद हो। हाँ नहीं, लेकिन मुझे साड़ी जो आपने लाके दी है वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं अभी अपनी और पसंद का रंग नहीं बताऊंगी। पता चला कि आप ये साड़ी वापस ले गई तो मेरा क्या होगा? लेकिन देखिए, आपके ऊपर हर रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो शुक्रिया इस बात के लिए। पर वाकई पोचमपल्ली साड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत होती है, और अगर हम इनका जिक्र करें तो इतनी खासियत होती है इनमें कि जो भी इसे देखता है ना, बस मन करता है खरीद लो। इसलिए मैंने आते ही आपसे मांग ली थी कि मेरे हिस्से की पोचमपल्ली साड़ी है कहाँ, मुझे दे दो, क्योंकि इतने आकर्षक पैटर्न में होती है, चटक रंगों में, ज्यामितीय डिजाइन में होती है, और धागों का जो संगठित ताना बाना है वो ऐसे बुना जाता है कि देखते ही बनता है। काफी मेहनत से ये साड़ियां तैयार होती है। पोचमपल्ली जो है यादाद्री भुवनागिरी जिले तेलंगाना राज्य में ये साड़ियां बनाई जाती हैं, और इनमें रंगाई की पागड़ू बंधु इकत यानी शैली में पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न बने होते हैं जो आधिकारिक एयरलाइंस की हैं, और उसमें कैबिन क्रू यही साड़ियां पहने दिखती हैं। इसका नाम गांव के नाम पर रखा गया है जहां ये तैयार की जाती हैं। तो पोचमपल्ली गांव में इस वस्त्र को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है मंजरी, और जहां 5000 से अधिक करगे हैं जो बनाते हैं। भारत के प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में से स्थान भी मिला है। बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र ने तेलंगाना के पोचमपल्ली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना है। ये अपने हथकरघा से बुनी गई इकत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ये चटक चमकदार रंगों के साथ साथ बांधनी तकनीक के टाई डाइंग की रंगाई कला का खूबसूरत सा संयोजन इसमें किया जाता है। चांदी के धागों का भी इस्तेमाल होता है। इन्हें हाथ से बुनकर बनाया जाता है, इसीलिए इनकी कीमत ज्यादा होती है। दक्षिण भारतीय शादियों में ये काफी पहनी जाती है, मतलब खास उत्सव होते हैं जो मांगलिक उत्सव पहना जाता है। और ये साड़ी रेशम के धागों से बुनी होती है, तो इसकी गुणवत्ता और भी लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन इनको ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि छोटे छोटे कीट होते हैं, वो काट भी जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इनके अनूठे जो डिजाइन हैं वो बहुत ही फैले हुए किनारों के साथ बनी होती हैं। रेशमी और सूते धागे को ताने में बदलकर उन्हें रंग कर ग्राफ पेपर पर रूपांकनों को प्रिंट करके बनाया जाता है, और बुनकरों के द्वारा करघे पर धागों को मनचाही आकृति में ढाला जाता है। इकत बुनाई से ये की जाती है, जिसका अर्थ है टाई एंड डाई। और इसे गुच्छों और एकल धागों को बांधकर विशेष तकनीक का उपयोग कर बनाया जाता है। इन धागों को ज्यामितीय पैटर्न में कसकर लपेटने के बाद रंगा जाता है। ताना इकत या एकल इकत वो है जो बुनकरों को उसको बांध करके उसको बनाते हैं। तानों को बाने में बुनने से पहले प्रतिरोध रंगाई की जाती है। इसके बाद ही आगे तक तकनीक के द्वारा, आगे की जो उनकी तकनीकी होती है उसके द्वारा साड़ी को बनाया जाता है। बिल्कुल, और साड़ियों को गुजराती पटोला साड़ियों की प्रेरणा से भी बनाया जाता है, जिसमें फूल हैं, नाचने वाली लड़कियां होती हैं, तोते हैं, हाथी हैं, कैरी के डिजाइन से बहुत सारे पैटर्न बनाए जाते हैं। और काले बॉर्डर पर गोल्डन से डिजाइन साड़ी, गुलाबी रंग की पल्लू पर सुनहरे धागों का वर्क होता है, बहुत ही सुंदर लगता है वो। पोचमपल्ली 80 गांवों का समूह है जहां 100 परिवारों के 10,000 से ज्यादा बुनकर इस परिवार में रहते हैं और काम करते हैं। और इनमें चौकोर पैटर्न पहचान बनाते हैं पोचमपल्ली साड़ी की, और जो फैले हुए किनारों वाली लहरों या वर्क के अंदर लगे हीरे की तरह सुंदर दिखते हैं। 1950 से ये कला चली आ रही है। पारंपरिक पोचमपल्ली इकत बुनाई तकनीक चिराला के शहर में लाई गई थी, जहां से इस कला को चिटकू कहते हैं। इसके रहस्यों को बुनकर ने सीखा और अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। रेशम बेंगलोर से और जरी सूरत से लाई जाती है। कुशल कारीगरों के पास जटिल डिजाइन और रंग संयोजन बनाने में दशकों का अनुभव है, और काफी इसको बनाने में काफी समय लगता है, तब ये एक साड़ी बन पाती है। पोचमपल्ली साड़ियां हल्की व पहनने में आरामदायक होती हैं, और सिल्क होता है तो गर्मियों में पहन भी इसको सकते हैं, और बड़ा सा रिच लुक आता है। कहना चाहिए सबसे बड़ी बात यह है। और कई कलर्स में पाई जाती है, आप चाहें जैसा कलर खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे संदेश जो आए वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं। गीत सुन लेते हैं। घूंघट हटा न देना गोरी है, चंदा शर्म से डूबेगा।
हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो देखिए, हमारी सभी सखियों ने संदेश भेजे, तो हम संदेश पढ़ते हैं कि लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने तेलंगाना के पोचमपल्ली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना है। ये अपने हथकरघा से बुनी हुई इकत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रेशम शहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रह पर सबसे अच्छे गांवों के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में इसकी मान्यता में 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की होती है और पहनी भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसको बनाने में भी काफी मेहनत लगती है और साथ ही साथ वो पहनी हुई जो है इसका रेट भी काफी होता है। अगर आपने कम रेट वाली साड़ी ली भी है तो उसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके दाम भी बहुत होते हैं और डिजाइन अच्छा तभी लगता है जब ज्यादा दाम होता है। और आगे लिखते हैं कि सखी लिखते हैं कि पोचमपल्ली साड़ी या पोचमपल्ली इकत भारत के तेलंगाना राज्य के यादाद्री भुवनगिरी जिले के भूदान पोचमपल्ली में बनाई गई एक साड़ी है। उनके पास रंगाई की पागाड़ू बंधु शैली में पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न है। जटिल ज्यामितीय डिजाइन साड़ियों और कुछ पारंपरिक डिजाइन एवं चटक रंगों को प्रयोग से साड़ियां बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं और सभी पारंपरिक साड़ियों की तरह ये भी महंगी है और हर महिलाओं की पसंदीदा भी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले का पोचमपल्ली गांव, हो सकता है इस गांव का नाम आपके लिए नया हो, लेकिन इन दिनों दुनिया भर में इसकी चर्चा है और इसकी वजह भी है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव भी चुना है। तो पोचमपल्ली गांव अपनी बुनाई की शैली जो इकत साड़ी है उसके लिए भी जाना जाता है और उसे सिल्क सिटी भी हम कहते हैं। और एक लिखते हैं कि पोचमपल्ली इकत साड़ी भारत की प्रसिद्ध वस्त्र परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये साड़ियां तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली शहर में बनाई जाती हैं। अपनी अनूठी बुनाई शैली और रंगों के लिए जानी जाती हैं। इस तकनीक में धागों को बुनाई से पहले ही रंगा जाता है, जिससे कपड़े पर एक धुंधला और मनमोहक पैटर्न बनता है। ये साड़ियां रेशम कपास के मिश्रण से बनाई जाती है। बहुत ही अच्छी सी जानकारी सभी ने भेजी है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि पोचमपल्ली हमारे आंध्र प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध साड़ी है और इस साड़ी को काफी लोग पसंद करते हैं। और पोचमपल्ली हथकरघों पर बुनाई की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने से पहले आमतौर पर ग्राफ पेपर पर डिजाइन तैयार किया जाता है। बुनाई की प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक गति जो इकत है डिजाइन को पंखदार किनारे का रूप दिया जाता है और वास्तव में इस तकनीक का मुख्य आकर्षण भी है। पोचमपल्ली हथकरघे व्यापक रूप से धागे के इस्तेमाल से रंगों के स्थायित्व के लिए भी जानी जाती है। यानी कि और एक लिखते हैं कि अपनी इकत साड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के कुशल बुनकरों द्वारा बनाए गए धागे और रंगों का इस्तेमाल खूबसूरत साड़ियां और ड्रेस मटेरियल बनाने में किया जाता है। पोचमपल्ली साड़ियों को भारत के रेशम शहर के नाम से भी जाना जाता है। से क्यों नैना झांके, जानने वाले जान गए। जन्म जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए। घूंघट से क्यों नैना झांके। रात मिलन की दिल से मिला दिल, फिर ये लाज का पहरा क्यों, फिर ये लाज का पहरा क्यों। घूंघट के बादल के पीछे छुपा ये चांद सुनहरा क्यों, छुपा ये चांद सुनहरा क्यों। पिछले जन्म में हम बादल थे, तुम थे चंदा मान गए। जन्म जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए।
इतना प्यार करो, दिल में तो देखो कितने गहरे इन नैनों के बान गए। जन्म जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए। जन्म जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए। घूंघट से क्यों नैना झांके, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं गुड़ी पड़वा, चेटी चंड, उगादी और चैत्र नवरात्रि के। और आज से ही मंदाकिनी जी शालिवाहन शक का प्रारंभ होता है। बिल्कुल। और ये जो पर्व है वो 30 मार्च रविवार के दिन ये पर्व मनाया जाएगा, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। चैत्र महीने की प्रतिपदा से नव वर्ष की शुरुआत होती है, जिसे गुड़ी पड़वा नाम से जाना जाता है। 3 परंपराएं हैं जो इस पर्व को बेहद खास बनाती हैं। गुड़ी की पूजा, गुड़ी यानी एक डंडे पर लोटा उल्टा रखा जाता है, जिस पर चेहरे की आकृति बनाई जाती है और रेशमी वस्त्र लपेटा जाता है। वो लाल या हरे रंग का सुंदर कपड़ा हो सकता है या पीले रंग का भी हो सकता है। फूलों की माला, आम के पत्तों से सजाया जाता है। गुड़ी की पूजा विजय और समृद्धि का प्रतीक है और इसमें एक मिश्री का गुटको, छोटे मिश्री का गुटकों का माला भी टांगा जाता है। बिल्कुल। और हर वर्ष क्या होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो सूरज है कुछ अलग सा होता है। उसकी किरणों में एक नई उम्मीद हम महसूस करते हैं, नई शुरुआत महसूस करते हैं और ऐसा माना जाता है कि नवचेतना समाई होती है उस ऊर्जा में। इसीलिए गुड़ी पड़वा जो शुभ्रता का जीवन में प्रवेश कराता है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की रचना इसी दिन हुई थी। घर के मुख्य द्वार या छत पर गुड़ी लगाते हैं, नए समय का आरंभ का प्रतीक माना जाता है इसे। और इस दिन नीम की कोमल पत्तियां और मिश्री खाना शुभ मानते हैं। जी। और मौसम में जो परिवर्तन होता है ना, वो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इसलिए ये उपाय किया जाता है। नीम ठंडक पहुंचाती है और घर में सभी घरों को सुंदर रंगोली और वंदनवार से सजाया जाता है और खुद नवीन वस्त्र भी पहनते हैं सब लोग। और महिलाएं नववारी साड़ी और पूरा श्रृंगार करती हैं। घर में पूरन पोली, चने की दाल, उड़द से बनाई जाती है। गुड़ी को धर्म ध्वज भी कहा जाता है और इसके प्रत्येक हिस्से का महत्व है। जैसे उल्टा पात्र सिर को दर्शाता है, जबकि दंड मेरुदंड का प्रतिनिधित्व करता है। इस त्योहार को किसान द्वारा रबी की फसल की कटाई के बाद पुनः बुवाई करने की खुशी में मनाते हैं। खेतों को जोत कर कामना अच्छी फसल की जाती है। और गुड़ी पड़वा को देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक नामों से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय द्वारा संवत्सर पंडवों के रूप में मनाते हैं और कर्नाटक में युगाड़ी नाम से प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में उगादी के रूप में पर्व मनाते हैं और इस दिन को कश्मीरी हिंदुओं द्वारा नवरेह के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जो पर्व है मनाया जाता है। और इसी दिन से जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, चैत्र नवरात्रि भी शुरुआत हो जाती है। मंदिरों में जो घरों में होते हैं, घट स्थापना की जाती है, ज्वारें बोई जाती हैं। 9 दिन देवियों की पूजा की जाती है। 9 रूपों में पूजा, हवन, भजन, कीर्तन किया जाता है, उपवास रखा जाता है और नव दुर्गा के नाम से ये दिन पूजे जाते हैं, जिन्हें और फिर रामनवमी भी पड़ती है। और गुड़ी पड़वा की एक और बात है कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे, तो ये दिन राम की रावण पर विजय का दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चेटी चंड की अगर हम बात करते हैं तो सिंधी लोगों का ये महत्वपूर्ण त्योहार है। वैसे तो त्योहार हम सभी मनाते हैं इस देश में, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है और इस दिन से नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। भगवान झूलेलाल के रूप में ये पर्व मनाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक नृत्य और लोकगीत भी गाए जाते हैं और जल को पवित्र माना जाता है और जल की पूजा भी की जाती है। तो 30 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, इसलिए 30 मार्च का दिन हम सबके लिए बहुत ही शुभ है। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब राम सिया राम बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे उन्हें काहे की कमी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब राम सिया राम बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे
भय उनके भाग्य भारी। रामायण का पाठ जो करते उनकी मैं बलिहारी, भय उनकी मैं बलिहारी। जिनके हृदय राम लगनिया, जिनके हृदय राम लगनिया हाथों याम लगी, उनको काहे की कमी, उनको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय राम रमे, राम नाम तुलसी ने गाया, भवसागर भय पारा, हरि भवसागर भय पारा। राम नाम नित जपे कबीरा, भया राम दीदारा, हरि भया राम दीदारा। राम चुनरिया ओढ़ के मीरा, राम चुनरिया ओढ़ के मीरा जोगनिया बनी, उसको काहे की कमी, उसको काहे की कमी। जब ले राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जिनके हृदय रमे, तो देखिए बातें करते करते सखी सहेली का समापन का समय आ चुका है। बिल्कुल। और अब सभी साथियों से विदा लेते हैं, तो सभी से मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।